उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रामपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़ पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरी, उसकी पत्नी राधा और 8 साल की बेटी मुनिया रहते थे। अरे राधा, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, मुनिया भी बार बार खांस रही है। एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियां टूटी हैं। हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह मालिक के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह हरी अपने मालिक के बंगले पर पहुंचता है। मालिक बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। मालिक को दूसरे नौकर को डरता देख हरी सोच में पड़ जाता है। मालिक अभी बहुत गुस्से में है। अभी पैसे मांगू या नहीं? कहीं ये मुझ पर भी गुस्सा ना हो जाए। और तभी अब क्या चाहिए हरी? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। मुनिया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं मरम्मत करवा लूंगा और धीरे धीरे मेहनत से चुका दूंगा। उधार? तूने क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे मत आना। तुम जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए। हरी की पुकारें बारिश की आवाज में डूब जाती हैं। हरी पूरा दिन बारिश में इधर उधर भटकता है। लोगों से काम के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? गुड़िया की हालत तो देखो, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ राधा, मुनिया को बुखार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन सुमित्रा दीदी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वो आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग उन्हें लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं अभी सुमित्रा दीदी के घर जाता हूं और कुछ पैसे उधार लेकर मुनिया के लिए दवा लेकर आता हूं। तब तक तुम मुनिया का ख्याल रखना। हरी की एक बहन थी, सुमित्रा, जो उसी गांव में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ हरी अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा दीदी, ओ सुमित्रा दीदी। सुमित्रा, जरा दरवाजा खोलो। देखो जरा कौन है। हरी, तुम इतनी बारिश में यहाँ? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? दीदी, दरअसल मेरी मुनिया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। हाँ हरी, तू रुक, मैं तेरे जीजा जी से बात करती हूँ। सुमित्रा अंदर अपने पति के पास जाती हैं। इतनी बारिश में कौन आया है सुमित्रा? दरअसल हरी आया है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उसे दे देते तो वो मुनिया के लिए दवा ले आता। तुम्हारा भाई तो हर 4 दिन के बाद कुछ मांगने आ जाता है। उसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतना गिर गया है कि अब अपनी बेटी का बहाना बना रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसी बात तो मत बोलिए। बाहर खड़ा हरी उन दोनों की बात सुन लेता है
और बिना बहन से मिले चुपचाप वहां से निकल जाता है। हरी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ढंग का घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने राधा से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सब बातें हरी अपने आप से कर रहा था। तभी मंदिर में एक साधु बाबा हरी की सारी बात को सुन रहे थे। वह हरी के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पूछो। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता है। चिंता मत करो। तुम इस मंदिर में आए हो तो खाली हाथ लौटकर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो। अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। जाओ, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर हरी बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी राधा को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे, ये चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर कोई व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। उस रात दोनों पति पत्नी चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह बारिश भी थम जाती है। हरी ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई। राधा, मैं सोच रहा हूं कि व्यापार करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी सी जमीन ले लूं और उसी में बहुत मेहनत करके फसल उगाऊं। तुम क्या बोल कहती हो? ये तो आपने अच्छा सोचा है। गांव में एक जमीन हो जाएगी तो बुरे समय में वो हमारा सहारा बनेगा। ठीक है, मैं अभी गांव के साहूकार से जमीन खरीद लेता हूं। लेकिन राधा, ये साधु वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बताना। हरी गांव के साहूकार से थोड़ा जमीन खरीद लेता है और उसमें खेती करना शुरू करता है। हरी बहुत ही मेहनती इंसान था और उसकी मेहनत कुछ ही दिनों में दिखने लगती है और उसके खेत में फसल लहलहाने लगते हैं। अब हरी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हरी की तरक्की गांव के लोगों को चुभने लगती है। कल तक ये हरी सबसे पैसे मांगता फिरता था। पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी कि इसकी किस्मत ही बदल गई। जब ये बात सुमित्रा के पति को पता चलती है, देखा, बोला था ना, तुम्हारा भाई सिर्फ झूठ की गरीबी दिखाता था। आज देखो, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं। वह भी सभी के आंसू की कीमत चुकता है और कहते हैं न कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिरकार उसकी किस्मत बदली कैसे, और इसके लिए मुझे सुमित्रा को उसके घर चलने के लिए मनाना होगा। सुमित्रा, चलो हरी की बेटी मुनिया से मिलकर आते हैं। उसने बताया था ना कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तब तो तुमने उसे शर्मिंदा करके भगा दिया, और अब उसके अच्छे दिन आ गए तो उससे मिलने जाओगे। मुझे तो उससे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं। तुम ही जाओ। लगता है ये तो नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। सुमित्रा के पति मोहन को किसी भी तरह ये पता लगाना था कि आखिरकार हरी की किस्मत बदली कैसे। इसलिए वो सुबह होते ही हरी के मालिक राजाराम के घर जाता है। अरे मोहन, तुम आज इधर कैसे? बस आपका हालचाल लेने आ गया सेठ। वैसे मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर आपने हरी को कितने पैसे दे दिए कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। आखिर उसने ऐसा कौन सा आपका काम कर दिया? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो हरी को कोई पैसे नहीं दिए।
और उसे कब का काम से भी निकाल दिया है। वैसे ऐसा क्या कर लिया हरि ने? इसका मतलब कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता मोहन? मुझे बताओ। सेठ जी, हरि के दिन बिल्कुल बदल गए हैं। उसने अपना घर पक्का का बनवा लिया, एक बड़ी जमीन लेकर उस पर अच्छी खासी फसल उगा रहा है और शहर के व्यापारियों को फसल बेच रहा। गांव का हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? क्या सच में आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो लगा कि शायद आपने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं पता लगवाता हूं कि आखिर हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। हरि का एक मित्र जो सेठ के घर ही काम करता था, उसने हरि के जीजा और सेठ की सारी बात सुन ली और जाकर हरि को सारी बात बता दी। हरि मेहनती के साथ साथ बहुत चतुर भी था। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली। दूसरे दिन वह अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंच गया। सुमित्रा दीदी। अरे हरि, मेरे भाई, तुम यहाँ? क्या दीदी, तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बस तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे दीदी, तुम वो क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो? सुमित्रा का पति दूसरे कमरे से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और हरि उससे सुनाते हुए बोलता है। वो सब छोड़ो दीदी, तुम्हें मैं ये बताने आया हूं कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ भाई, मैंने सुना कि अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, और मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाई को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। दीदी, तुम ये नहीं पूछोगी कि आखिर मेरी किस्मत बदली कैसे? चलो, मैं ही बता देता हूं दीदी। दरअसल मेरे हाथ सोने के सिक्कों से भरे 2 मटके लगे हैं। ये तू क्या बोल रहा है हरि? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। दरअसल दीदी, जब मैं उस बरसात की रात तुम्हारे घर से बड़ा हताश होकर जा रहा था, तो मुझे खेत में 2 सोने के सिक्के गिरे हुए दिखे। और जब मैं सिक्कों को उठाने के लिए नीचे झुका, तो मुझे मिट्टी में कुछ और दिखा। फिर जब मैंने थोड़ा मिट्टी खोदा, तो मुझे सिक्कों से भरे 2 मटके दिखे। मैं मटकों को निकालने ही वाला था कि उस जमीन का मालिक वहां आ गया और मैंने जल्दी से मटकों को फिर से मिट्टी में छुपा दिया और 2 सिक्कों को लेकर घर चला गया और पहले उन सिक्कों को बेचकर मुनिया की दवाइयां लाई और अपना घर पक्का का बनवाया। और उन मटकों का क्या हरि, जो उस खेत में थे? क्या तुमसे पहले वो मटके किसी को नहीं दिखे? दीदी, दरअसल वो एक बंजर जमीन थी, इसलिए उसका मालिक वहां कोई खेती नहीं करता था। और 3-4 दिन की बारिश में मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए मुझे दिख गई। और दीदी, इसलिए मैंने साहूकार से उसी खेत को खरीद लिया और अब मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है, मैं उसमें से सिक्के निकाल लेता हूं। तो हरि, तू पूरा मटका ही निकाल ले, उससे वहां क्यों छोड़ रखा है भाई? अरे दीदी, घर पर रखूंगा तो सभी को पता चल जाएगा ना, और खेत में वो सिक्के बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरि ये सारी मंगठित बातें अपने जीजा को सुनाने के लिए बोल रहा था। ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूं। और हां दीदी, तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताना। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता दी मैंने। हाँ हरि, तू बेफिक्र होकर जा, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। हरि वहां से निकल जाता है और हरि के निकलते ही मोहन सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ को सारी बातें बताता है। मोहन, क्या तुम ये सारी बातें सच बोल रहे हो? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सेठ जी, मैंने ये सारी बातें खुद सुनी हैं जब हरि मेरी पत्नी सुमित्रा को ये सब बता रहा था। तो फिर चलो हरि की खेत पर चलकर खुदवाई करवा कर देखते हैं। सेठ जी, आप भी ना। भला आप कैसे हरि की खेत को खुदवा सकते हो अगर हरि ने पंचायत में शिकायत कर दी तो? तो फिर क्या करे मोहन? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप आज ही हरि की खेत खरीद लीजिए, फिर खेत खुदवा सकते हैं और खेत के साथ साथ सिक्कों से भरे दोनों मटके भी आपके हो जाएंगे। लेकिन क्या हरि वो खेत मुझे बेचने के लिए मानेगा? हाँ सेठ जी, बस आप उसे कुछ पैसों की लालच देना, वो जरूर राजी हो जाएगा। सेठ और मोहन दोनों हरि के खेत पर पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ, और मोहन जीजा आप भी, क्या बात है? अरे मोहन,
दरअसल मैं और सेठ जी उस बरसात की रात तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे ना, तो हमें उस बात का पछतावा है और इसलिए हम तुम्हारी कुछ मदद के लिए यहां आए हैं। लेकिन अब मेरे हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। सेठ जी, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और आप दोनों उस दिन की बात भूल जाइए। नहीं हरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। सेठ जी, भला आप ये क्या बोल रहे? आप ये जमीन ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अरे हरी, मैं ये तुम्हारी खेत कोई मुफ्त में थोड़े ना ले रहा हूं। मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ये खेत नहीं बेचना चाहता। अच्छा हरी, चल 2 लाख लेकर अब खेत मेरे नाम कर दे और ऐश की जिंदगी जी। लेकिन सेठ जी, भला आप इस छोटी सी जमीन के बदले मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे हरी, अभी तो सेठ जी ने बताया ना कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी जमीन खरीद रहे। ठीक है, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो आप ये खेत ले लीजिए, मैं कोई और जमीन खरीद लूंगा। सेठ उसी वक्त हरि को पूरे 2 लाख रुपए दे देता है और हरि की खेत ले लेता है। हरि सेठ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सेठ और मोहन हरि के जाते ही खेत को खोदने में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक दोनों मिलकर पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन कोई मटका नहीं मिलता है और सेठ पूरे गुस्से में मोहन से बोलता है। मोहन, यहां तो कोई मटका नहीं है। सेठ जी, हरी ने तो बोला था कि वो मटके अब भी इसी खेत में हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मटके हैं कहाँ। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों जीजा साला ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। मोहन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कल सुबह तक तुम मुझे मेरे पूरे 2 लाख नहीं लौटा देते तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी, भला मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कल सुबह तक तुम अपना घर खाली कर देना, नहीं तो मैं कितना खतरनाक इंसान हूं ये तो तुम जानते ही होगे। लेकिन सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। बड़े दुखी मन से मोहन अपने घर आता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सुमित्रा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? मोहन सुमित्रा को सारी बात बताता है। मुझे तो पता ही था कि तुम्हारी लालच हमें ये दिन तो दिखाएगी ही, लेकिन ये बताओ कि कल से हम कहाँ रहेंगे? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैंने अपनों के साथ ही बुरा करना चाहा और खुद मुसीबत में फंस गया। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि सेठ बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमें जान से भी मरवा सकता है। तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। सुमित्रा और मोहन उसी रात हरि के घर के लिए निकलते हैं और तभी जोर की बारिश होने लगती है। हरी, ओ भाई हरी। अरे सुमित्रा दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ, अंदर आओ दीदी। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तू ही हमें बचा सकता है। मोहन भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और हरि से माफी मांगता है। हरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन दीदी, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? सुमित्रा हरि को सेठ और मोहन की सारी बातें बताती है। मेरी बात तो सुनिए। भाई, सुबह तक अगर हम सेठ के पैसे नहीं लौटते तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। दीदी, तुम घबराओ मत, मैं कल सुबह ही सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। भाई, यही होती है, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक बरसात की रात तू हमारे दरवाजे पर आया था, लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और एक बरसात की रात हम तेरे दरवाजे पर मदद के लिए आए और तू बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में।
अगली सुबह हरि और मोहन पैसे लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और उसके सारे पैसे उसे वापस कर देते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए। और अब मोहन जीजाजी को छोड़ दीजिए। लेकिन हरि, तू क्यों पैसे लौटा रहा? मोहन तो तेरे साथ कितना गलत करना चाहता था और तू उसकी मदद कर रहा। सेठ जी, मोहन जीजाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। सच में हरि, तू एक मेहनती ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान भी है। इसीलिए मैं तेरी जमीन तुझे वापस करता हूं। जा, आज से वो खेत फिर से तुम्हारी। क्या आप सच बोल रहे सेठ जी? हाँ हरि, और जब कभी भी कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना। हरि और मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते और तभी जोर की बारिश होने लगती है। मोहन जीजाजी, एक वो बरसात की रात थी जिस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और एक आज की बरसात है जिसे देख मैं बहुत खुश हूं। हाँ हरि, ये सब बस समय का फर्क है। जब दिन अच्छे नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब दिन अच्छे होते हैं सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूं तो तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी सुनते हो, खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय, मैं भी चलता हूं, कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना।
एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ, हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था, तो आंख लग गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर दोबारा से काम करूँगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है। बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है। इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है। आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा, ये लो। महाराज, ये किस चीज के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो।
साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूँ। आप ही इन्हें समझाओ। मैं घर जा रही हूँ। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है। तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मुरली और मनोहर दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता।
आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए, ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। एक बार की बात है,
सूरजपुर नाम के गांव में रामदयाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। कई साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसे बहुत प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया, और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। सीता बेटा, मेरा गला सूख रहा है, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? बेटा, मेरी तबीयत दवाइयों से नहीं बल्कि तेरी शादी करके ठीक होगी। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा, भला ऐसा देखा है कहीं? बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है, बस यही दुनिया की रीत है। चल, खाना परोस, बहुत भूख लगी है। अगले दिन रामदयाल अपने खेतों की ओर निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में सुखिया मिल जाता है। क्या हाल है रामदयाल? आजकल कहाँ रहते हो? मैं ठीक हूं भाई, बस घर में रहता हूं। आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं भाई, बस इधर उधर घूमकर थक सा गया हूं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं रामदयाल, तुम्हें तो पता ही है, मैं लोगों की शादियां करवाता हूं, जिसके कारण मुझे गांव में कम और शहर में ज्यादा रहना पड़ता है। सुखिया जब शादी की बात करता है तब रामदयाल का मुंह उतर जाता है। अरे भाई रामदयाल, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? सुखिया मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तुम चिंता मत करो रामदयाल, मैं तुम्हारी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, कोई लड़का नजर में हो तो जरूर बताना। इतना कहकर रामदयाल और सुखिया अपने काम की ओर निकल जाते हैं। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन सुखिया रामदयाल के घर आता है। मीना बेटी, रामदयाल कहाँ है? वो काका पिताजी तो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। कि तभी रामदयाल आ जाता है। कैसे हो सुखिया? तुम कब आए? मीरा अपने काका के लिए चाय बना के ले आ। ठीक है पिताजी। हाँ तो सुखिया, बताओ कैसे आना हो? रामदयाल, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अपनी मीरा की शादी के लिए एक लड़के वालों ने हां कर दी है और वे यहां आकर लड़की को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ वो लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? वैसे तो लड़के के घर में उसके माता पिता और एक बड़े भाई भाभी हैं, लेकिन कल तो केवल लड़के के माता पिता आ रहे हैं। अच्छा सुखिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात कर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अच्छा रामदयाल, अब मैं निकलता हूं, मुझे बहुत काम है। अगली सुबह सुखिया लड़के वालों को लेकर रामदयाल के घर आता है। देखो रामदयाल, यह लड़के के पिता धनी राम और यह लड़के की माता कमला जी हैं, और ये इनका बेटा है, जो कि अपना खुद का व्यापार संभालता है और चरित्र का बहुत साफ है। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास बहुत सी जमीन है और शहर में भी कई दुकानें ले रखी हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग पहले आराम से बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी की शादी आपके लड़के के साथ हो गई तो वह बहुत खुश रहेगी। अच्छा रामदयाल, अब जरा मीरा बिटिया को लेकर तो आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूं। अरे बेटी, तुम तैयार नहीं हुई? सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, कहीं इन्होंने दहेज की शर्त रख ली तो। बेटा, तू चिंता क्यों करती है? ये लोग अच्छे दिखते हैं। अब तू इतना मत सोच और मेरे साथ बाहर चल। आप चलिए, मैं आती हूं। थोड़ी देर में मीरा तैयार होकर बाहर आती हैं।
यह मेरी बेटी मीरा है। ये बहुत भोली है, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रही है। ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और मुझे विश्वास है कि ये आपके घर जाकर भी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धनीराम और कमला मीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुखिया से गुस्से में बोलते हैं। सुखिया जी, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी उसमें तो इस लड़की का रंग बहुत साफ था, पर असल में बात कुछ और ही है। क्या हुआ कमला जी, कोई दिक्कत है क्या? हाँ रामदयाल जी, दिक्कत तो है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। कमला जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? बस एक रंग की तो बात है। देखिए सुखिया जी, मोहल्ले में हमारी भी कुछ इज्जत है। अगर ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो लोग हम पर हंसेंगे। अरे कमला, तुम चुप करो। क्या कोई ऐसा बोलता है? ए जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। धनीराम कमला को लेकर घर के बाहर चला जाता है। कमला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे ऐसे ही जाने दे रही हो। ए जी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो, ये लड़की काली है और शायद कोई इससे शादी नहीं करना चाहता और इसका पिता मजबूर है जो कैसे भी करके इसकी शादी करवाना चाहता है। समझी? हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। अच्छा ठाकुर साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? इससे हमारा फायदा कैसे है? देखो कमला, मैं तुम्हें समझता हूं। अगर हम इस लड़की की शादी अपने बेटे विक्रम से करवाए तो हम इससे अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं। कुछ समय बाद इसे छोड़कर हम विक्रम की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे और साथ ही साथ हमें एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। अरे वाह जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ देर बाद धनीराम और कमला घर में वापस आकर बैठ जाते हैं। रामदयाल जी, कमला ने आपको जो कुछ भी कहा, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। सुखिया जी, हमें यह शादी मंजूर है। सुखिया और रामदयाल बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कमला जी, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रामदयाल जी, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? देखिए रामदयाल जी, हमें एक गाड़ी और 3 लाख नगद चाहिए और शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपको इतना सब कैसे दूंगा? रामदयाल जी, मुझे ये सब नहीं पता। ये कोई दहेज नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी बेटी और दामाद के भविष्य के लिए है। माफ कीजिए धनीराम जी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको इतना सब दे सकूं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो आप सबको बहुत खुश रखेगी, ये मेरा वादा है। ये सब हम नहीं जानते। अगर आपको मंजूर हो तो हमें बता देना। अब हम निकलते हैं। सुखिया, मैं इनको ये सब कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रामदयाल, मैं जानता हूं, पर बेटी की शादी करनी है तो यह सब करना ही पड़ेगा, वरना इतने अच्छे घर का रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर सुखिया वहां से चला जाता है। पिताजी, आपको उनकी कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। पर बेटी, लड़का और परिवार अच्छा है, मुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना होगा। अगर यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो तुमसे कौन शादी करेगा? इन्होंने कम से कम हाँ तो करी है। लेकिन पिताजी। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा पिता कुछ भी करेगा पर तुम्हारी शादी करवा के रहेगा। बेटा, आखिर ये सब कुछ तो तेरा ही है और तू खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह रामदयाल अपने गांव के साहूकार से मिलने जाता है और वह अपना घर गिरवी रख देता है और वहां से कर्ज लेकर सुखिया के घर जाता है। वह सुखिया को सहमति के लिए हाँ कर देता है। सुखिया, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तुम लड़के वालों को शादी की तैयारियों करने को बोल दो। कुछ दिन बाद वह अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा देता है। शादी में वह बहुत अच्छा दहेज देता है और अपनी बेटी को कोई भी चीज की कमी नहीं आने देता। सुखिया लड़के वालों ने जो कुछ भी मांगा मैंने सब कुछ दे दिया। अब बस मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहे। अरे रामदयाल, तुम बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में गई है,
मीरा बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। इधर मीरा भी ससुराल का बड़ा बंगला देख खुश हो जाती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ओ महारानी, सूरज सर पर चढ़ चुका है और तू अभी तक अपने कमरे में ही आराम कर रही है। नहीं माँ जी, मैं अभी बाहर ही आ रही थी। कान खोलकर सुन ले, यहाँ सब लोगों को जल्दी खाना खाने की आदत है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया कर। उसके बाद घर की साफ सफाई, बर्तन, ये सब भी तुझे ही करना है। ये सब सुनकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई में तू नहीं तो कौन करेगा? तेरे बाप ने तेरे साथ 2-4 नौकर तो नहीं भेजे? देख, बड़ी बहू को हमने कैसे रानियों की तरह रखा है, क्योंकि ये अपने साथ दहेज में बहुत पैसा और सामान लाई थी। तू तो भिखारियों की तरह आई है, तो ये सब तो करना ही होगा। और सुन, तुझको हम अपने घर की बहू बनकर ले आए, उसके लिए तू हमारा आभार मान, वरना तुझ जैसी काली लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो हमें दया आ गई तेरे बाप पर, जो तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, रसोई में जा और हमारे लिए खाना लगा। मीरा चुपचाप सास की कड़वी बातें सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। दिन पर दिन मीरा के साथ गलत बर्ताव होने लगता है। उसकी सास उसे दिन भर काम में लगाए रखती और खुद दोनों सास बहू सारा दिन आराम करती। मीरा अंदर ही अंदर घुटने लगी और वो अपने पति से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि विक्रम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो दिन भर गांव के गलियों में घूमता और रात को शराब पीकर घर आता और मीरा को 4 बातें सुनाता। तू कल सुबह ही अपने बाप से और पैसा मांगना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह पड़ोस के घर की सुहानी मीरा से मिलने आती है। भाभी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि ये जालिम लोग आप पर कितना अत्याचार कर रहे और आप चुपचाप सब सह रही हो, क्यों? सुहानी, ये लोग मुझे बहुत भला बुरा बोलते हैं और सारा दिन घर का काम करवाते हैं। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो आपसे मिलने आई हूँ। भाभी, आपको अपने पिताजी के घर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। सुहानी, मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखकर मेरी शादी की, और जब उन्हें ये सब पता चलेगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। तो भाभी, आप कब तक इनकी जुल्म सहोगे? कुछ करना तो होगा आपको। हाँ सुहानी, तुम ठीक बोल रही हो। मेरे पिता ने मुझे इतना पढ़ाया है और इतना सब कुछ देकर मेरी शादी इनके घर इसलिए नहीं की कि मैं यहाँ सारा दिन इनके तने सुनूं। मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आप चाहो तो इन लोगों की शिकायत थाने में करवा सकते हो। बस आप एक बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत करवा दो, फिर देखना इनके अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना वो लोग मुझे आपके साथ देख और गुस्सा होंगे। भाभी, आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। सुहानी की बातों पर मीरा बहुत देर तक सोचती रही। उसे अपने पिता के त्याग याद आते, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसकी शादी की थी। उस रात मीरा ने तय कर लिया कि वह अब अन्याय सहकर चुप नहीं रहेगी, लेकिन वह कोई झगड़ा भी नहीं करेगी, बल्कि सही और कानूनी रास्ता अपनाएगी। अगली सुबह वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने फोन से सबूत जुटाने लगी। सास की अपमान भरी बातें, दहेज की मांग, विक्रम का शराब पीकर गाली देना, घर में किया जाने वाला अत्याचार, इन सब की रिकॉर्डिंग और फोटो उसने अपने पास सुरक्षित रख ली। फिर एक दिन जब सास ने उसे फिर दहेज के लिए ताने मारे, मीरा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आज मैं पुलिस महिला हेल्पलाइन और महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने जा रही हूँ। दहेज लेना अपराध है और मैं किसी अपराधी परिवार का साथ नहीं दूंगी। यह सुनकर पूरा घर हक्का बक्का रह गया। कमला और धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। धनीराम चिल्लाया, ए लड़की, तू हमें धमकी दे रही है? नहीं,
मैं बस अपने हक की बात कर रही हूँ। जो गलत किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। पिताजी, मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगे हैं इसके। ये गलती तो करना भी मत। मेरे पास तुम सबके खिलाफ सबूत है। जो इतने दिनों से आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और सुखिया चाचा को भेज भी दिया है। और एक बार दहेज लेने के अपराध में पकड़े जाने पर आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मीरा की ये बात सुनते ही सबके होश उड़ गए। कमला और धनीराम एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और विक्रम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि दहेज का केस बहुत बड़ा अपराध है। वो लोग मीरा से कुछ बोलते उससे पहले ही सुखिया और रामदयाल वहां आ जाते हैं। मीरा बेटी, तुम कैसी हो? बेटा, तुम इतने दिनों से इन लोगों के जुल्म सह रही हो और अपने पिता को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। हाँ बेटी, बस पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँचती ही होगी। ये सब सुन धनीराम और कमला अपने घुटनों पर बैठ माफी मांगने लगते हैं। अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि उनकी चालें उलटी पड़ चुकी हैं। रामदयाल जी, कृपया कर आप पुलिस को न बुलाएं। हम लोग बैठ के बात करते हैं। सब ठीक हो जाएगा। मीरा बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ समधी जी, मीरा को तो हम अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कमला जी, अब आप लोग ये सब न बोले तो अच्छा होगा। मैंने सारी रिकॉर्डिंग देख ली है कि कैसे आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते कि एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, और आप जैसे लालची लोग उनकी बेटियों के साथ ये सब करते हैं। आप लोगों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है? शायद इसीलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। रामदयाल जी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सच में यह नहीं समझ पाए कि कोई पिता अपनी बेटी को कितने अरमानों से ससुराल भेजता है। आप हमें एक मौका और दीजिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। धनीराम जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी के सभी आंसू की कीमत तो आप लोगों को चुकानी ही होगी। चलो बेटा, अपने घर चले। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मीरा ने शांत होकर जवाब दिया। गलती तब होती है जब इंसान अनजान हो। आपने तो सब जानकर किया। विक्रम भी मीरा से माफी मांगने लगता है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे बदलने का एक मौका दो। अगर तुम सच में एक अच्छा जीवन चाहते हो तो शराब छोड़ो, मेहनत करो और मुझे इज्जत दो, वरना मैं अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करूंगी। और जिस दिन तुम बदल जाओगे उस दिन मुझे लेने मेरे पिता के घर आ जाना। विक्रम पहली बार मीरा की आंखों में सच्ची शक्ति देख पाया। वह चुप हो गया और सिर झुका लिया। और हाँ, इस बार मैं आप लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी किसी लड़की को कमजोर मत समझना। अगर कोई लड़की चुपचाप ससुराल वालों के गलत व्यवहार को सहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है। बस अपने मान बाप के लिए वो चुप रहती है। चलिए पिताजी। इस तरह मीरा ने अपने ससुराल वालों सबक सिखाया। कुछ समय बाद विक्रम अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ देता है और मीरा को उसके घर से लेकर अपने घर आ जाता है। अब मीरा उसी घर में, उसी परिवार में डरी हुई बहू नहीं, बल्कि सम्मान से जीने वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर मीरा बनकर रहने लगी। गांव की औरतें भी मीरा से प्रेरित होकर अपने हकों के लिए खड़ी होने लगीं।